पे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बातों बातों में। आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान कीर्ति आजाद साहब। स्वागत है आपका जी मीडिया में। प्रणाम। कीर्ति आजाद साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे जो ये कंट्रोवर्सी आजकल जो बहुत बड़ा बवाल बना, ये पहले आप बताइए ये क्या बवाल है? बवाल कुछ नहीं, ये चोरी का मामला है डीडीसीए में। और यह मामला एक्चुअली देखा जाए तो 40 सालों से इसको लेकर बिशन सिंह बेदी जी लड़ते रहे हैं। और यहाँ पर जिस समय 2006 में ये एनसीटी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ दिल्ली है, उस समय बिशन सिंह बेदी जी ने मुझसे कहा था, वहाँ पे लगभग 150 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, रणजी ट्रॉफी के हैं, उन्होंने कहा कि आओ देखो बड़ा गड़बड़ है, भ्रष्टाचार है। फिर वहाँ के बच्चे जो क्रिकेट खेलते थे उनके माँ बाप आने लगे और बोलने लगे कि बहुत गड़बड़ियाँ हो रही हैं, हम लोगों से अलग अलग चीज़ें मांगी जाती हैं, ऐसी चीज़ें जिसका मैं उल्लेख भी टेलीविज़न पर नहीं कर सकता। तो इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। तो एक खिलाड़ी होने के नाते जब कोई मुझे पेरेंट्स कहे कि मेरे बच्चे को खेलना छुड़वा दीजिए, तो हमको बड़ा अजीब सा लगा। जो खेल और खिलाड़ी न तो उसका कोई जात होता है, ना कोई इसकी मजहब होती है। और जब इस प्रकार से कोई बोले तो सच में मेरे कान खड़े हुए और बिशन पाजी से मैंने कहा कि शुरू करते हैं। और उसी में ये सारे भ्रष्टाचार और अनेकों गंदगी सामने आई। तो कंट्रोवर्सी नहीं था, खिलाड़ी हृदय से हूँ, स्वेच्छा से राजनीति में आया हूँ। भ्रष्टाचार उजागर करना मेरे खून में है। मेरे पिताजी भी, स्वर्गीय पिताजी के भी ईमानदारी के लोग आज भी कसम खाते हैं, क्रिया लेते हैं। तो हम भी उस राह पे चले। कीर्ति आजाद जी, जानना चाहेंगे आपसे, भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी के लिए जानी जाती थी, तो ये डेमोक्रेसी रह गई है पार्टी में? मतलब अगर आप सच बोलें, जैसे आप बोल रहे हैं कि हम बात करें और आपको इस तरह से नहीं हो सकता है, संभवतः सच भी हो। उन्होंने मुझे डीडीसीए के ऊपर तो नोटिस नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि ये आपने पार्टी विरोधी काम किया है, पार्टी विरोधी वक्तव्य दिए हैं। तो मैं केवल उनसे ये जानना चाहता हूं कि जब हम यहाँ पे हारे थे बिहार में, तब भी टेलीविजन पर हमने कहा था कि गलती हमारी थी, इसमें आप गलती न तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रधानमंत्री जी को दे सकते हैं। हम जो हमारी केंद्र की योजनाएं थी हम लोगों को नहीं बता सके, हमारे कार्यकर्ता नहीं बता सके, इसलिए गलती हमारी है। तो मैंने उनको लिख करके भेजा, लेकिन अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला कि मैंने एंटी पार्टी एक्टिविटी कब की, कहाँ की, कैसे की, किस अखबार में निकला, किस टेलीविजन में ऐसा कुछ निकला। यह शुरू जरूर हुआ जब डीडीसी के ऊपर मामला शुरू हुआ और अरविंद केजरीवाल ने यह बात कही कि डीडीसी के अंदर घोटाला है और मेरे फाइल इसलिए लेने आए थे। तो मैंने ये कहा भाई ये तो मुद्दा मेरा 9 साल का है, तुम क्यों उठा के ले जा रहे हो? उसके इतनी सी बात थी, और इसमें किसी व्यक्ति के ऊपर तो मैंने कोई आक्षेप किया नहीं। लेकिन डेमोक्रेसी आपको लगता है फिर बची है कि नहीं बची है? क्यों नहीं, डेमोक्रेसी कोई ऐसा थोड़ा ना कि डिक्टेटरशिप चल रही है, पाकिस्तान है या ईरान है या इराक है या सऊदीया है, ऐसा तो नहीं है हिंदुस्तान में। इतने दिनों के बाद आप बोल रहे हैं आप इस मुद्दे से भी काफी दिन से इत्तेफाक रखते रहे हैं, तो फिर ये इतनी देर में क्यों बात उठी? मतलब ये बात तो काफी पुरानी है। बिल्कुल 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 पुरानी है। ये कहना बड़ा कठिन है क्योंकि आदरणीय अमित शाह जी से पहले भी हमारे 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उन्होंने कभी इस विषय को पार्टी का विषय नहीं माना, क्योंकि अगर डीडीसीए पार्टी का विषय है तो आईपीएल भी विषय होना चाहिए, बीसीसीआई भी होना चाहिए। उसके ऊपर भी मैं बोलता रहा हूँ कि वहाँ कैसे घपले होते हैं, मैच फिक्सिंग होती है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने हमते अंतर्गत जस्टिस मुडगिल कमेटी बनाई, जिसमें आईपीएल के अंदर गड़बड़ियां निकाली गई, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कितना होगा, सजा कितनी मिलेगी, वो चीफ जस्टिस लोधा कमेटी रिपोर्ट बनी, उसमें उन्होंने बताया। अभी बहुत सारे चेंजेस के लिए कहा है। अधिकतर जो सुझाव मैंने दिए थे वो सारे सुझाव लिए गए, और जो जो चीज मैंने उनके सामने कमीशन में रखी थी वो आई है सामने। तो मेरा स्टैंड तो विंडिकेट होता है, जो हमने कही थी वो बात सही है कि भ्रष्टाचार है। लेकिन देर हुई बहुत। देर आए दुरुस्त आए। लेकिन ये आप भी मान रहे हैं कि ये आपने काफी लंबे समय से आपको इस बारे में जानकारी थी और आपको लग रहा था गलत हो रहा है, लेकिन बोलने में शायद थोड़ी देर हो गई? नहीं, मैं तो 9 साल से बोल रहा हूँ, तब तो इस विषय को नहीं। ये उठाया अब इसलिए गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही कि डीडीसीए की फाइल ढूंढने आए थे। पार्टी में लोग अब बोल रहे हैं कि क्योंकि आपको मंत्री नहीं बनाया इसलिए ये सब हुआ। यार देखिए, मंत्री बने ना बने उसका स्वार्थ तो मुझे है नहीं, और अगर मान लीजिए मंत्री बनने के मन में स्वार्थ होता तो मैं ये सब क्यों विषय बोलता। ये तो शुरू से मैं बोल रहा हूँ, पिछले साल भी बोला था, अनेकों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, लेकिन यह बात तो किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ी नहीं थी। यह पार्टी का मामला तो था नहीं, यह तो मामला था कि वहां पर एक संस्था के अंदर करोड़ों का घपला हुआ, और हम जेटली जी को चिट्ठी लिखते रहे। 4 रिपोर्ट्स हैं एसएफआई रिपोर्ट में, 62 जगहों पे
कानून का उल्लंघन किया इन्होंने कंपनी अफेयर्स का 1956 का। 2 जज कमेटी, जस्टिस थरेजा कमेटी बनी थी, उसके अंदर क्लबों को कैसे खाया जाता है, माल खाया जाता है, उसके ऊपर उन्होंने दिया। वो तो जस्टिस की रिपोर्ट थी। तीसरी रिपोर्ट है जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट इनकी अपनी है, इनके अपने जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने लिख के दी है कि 2009 से हेराफेरी हो रही है। तो ये सारे रिपोर्ट्स वहां पर हैं। इंटरनल ऑडिट में कहा गया है कि एंटरटेनमेंट टैक्स का वायलेशन है, वैट का वायलेशन है, सर्विस टैक्स का वायलेशन है, इनकम टैक्स का वायलेशन है। बताइए कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई टैक्स बचा नहीं जिसका उल्लंघन इन्होंने नहीं किया है। 56 मैचेस खेले गए इस साउथ अफ्रीका के मैच के पहले। 5 डे टेस्ट मैच था, इसमें पैसे ज्यादा नहीं आते हैं। आईपीएल के हर एक मैच में पैसा आता है, करोड़ों रुपए आता है, और ये हर एक बार नुकसान दिखाते थे। अब तो जस्टिस मुडगिल जो कि मैच देख रहे थे, माननीय हाईकोर्ट ने कहा था, ये पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी सब्सिडी देने के बाद, फ्री टिकट्स देने के बाद, टिकटों के दाम कम कर देने के बाद फिर भी प्रॉफिट हुआ है। तो अब मुझे बताइए 56 मैचों में माल कौन खा के गया है? तो आप अरुण जेटली जी से कब से इस बारे में बात, आई एम श्योर बिकॉज आप एक ही पार्टी के थे, तो ऐसा तो नहीं था कि आप उनसे ऑफ द रिकॉर्ड या आगे पीछे बात करने की कोशिश लंबे समय से करते रहे होंगे? जी, हमने बहुत बार उनसे प्रयास किया। तो क्या रिएक्शन क्या रहा, क्या क्यों ऐसा हो रहा? संभवतः उनके पास समय नहीं रहा होगा, कुछ रिस्पांस मिला ही अब नहीं। क्या रहा कि जितने भी मिनट्स के कागज हैं, जितने मिनट्स हैं, जितनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई है, डिसीजंस लिए गए हैं, बैलेंस शीट है, सब पर उनके सिग्नेचर हैं। भाई तो आप नॉन एग्जीक्यूटिव तो हो नहीं सकते ना। अब मुझे एक चीज ये बताइए कि आप हैं हेड और आपसे मैं कागज पे साइन करा जा रहा हूं कि ये 4 करोड़ 17 लाख इसको दे दिया, 2 महीने पहले कंपनी बनी, नेचर ऑफ वर्क क्या है, ऑफिस का है नहीं, फ्रॉड है, मैं आपसे कागज साइन करवा रहा हूं। मैं आपका अपना हूं कि दुश्मन हूं? और वहीं कोई दूसरा आदमी आपको बोल रहा है देखो जो कीर्ति आपसे कागज साइन करा रहा है ये गलत है। तो दोस्त वो हुआ कि मैं हुआ? शुभचिंतक वो हुआ कि मैं हुआ? जो गलत बता रहा है आपको कि देखो ये गलत कर रहे हैं आप, तो शुभचिंतक कौन रहा? तो मैं बताता रहा, मैं शुभचिंतक था। संभवतः उनको उनमें अंधविश्वास था ज्यादा। क्या आपको लगता है अरुण जेटली पार्टी हो गए हैं? अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ, ये तो आपको जाके दिल्ली से पूछना होगा। नहीं, आपने आई एम श्योर इस बीच काफी कुछ अनुभव किया पार्टी में। मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें क्या कहूँ, मुझे बताइए। देखिए दूसरी बात ये है कि मुझे नोटिस मिला और डीडीसी तो है ही नहीं, तो मैं कैसे कह दूं कि वो पार्टी हो गए? तो कई बातें ऐसी हैं जो शायद कहीं नहीं गई लेकिन हैं, और शायद आप भी जानते हैं। तो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अब मैं इस विषय को कैसे कह सकता हूँ? मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, संगठन है, इसके 10 करोड़ से अधिक मेंबर हैं, तो वह एक आदमी की पार्टी कैसे हो सकती है? आजाद साहब ये बताइए, शत्रुघ्न सिन्हा हो, भोला सिंह हो, आरके सिंह हो, इन सब ने डायरेक्टली लीडरशिप को चैलेंज किया, उनके खिलाफ पार्टी में कोई कार्रवाई नहीं हुई? ऐसा हुआ है क्या? मुझे नहीं ध्यान। मुझे मालूम, मैंने तो किसी को चैलेंज नहीं किया। नहीं, मैं बोल रहा हूं उन लोगों ने, ये जो 3 नाम मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने पार्टी लीडरशिप को सीधे सीधे चैलेंज करा है। सीधे सीधे, जिसे हम जो पार्टी कहती है पार्टी विरोधी गतिविधि या पार्टी के खिलाफ। भोला सिंह जी बहुत सीनियर है, मेरे पिताजी के समय से एक पॉलिटिशियन है, तो आप समझिए मेरे लिए पिता समान है। आरके सिंह एक बहुत ही अपराइट ऑफिसर रहे हैं, होम सेक्रेटरी यहाँ पर थे और यहाँ से फिर जाके होम सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट में बने। उनकी ईमानदारी और उनके कर्तव्य निष्ठा को पर कोई प्रश्न नहीं लगा सकता। रही बात सोनू भाई की, तो शत्रुघ्न भैया से हमारे बड़े पुराने संबंध हैं, परिवार के संबंध हैं, बड़े भाई हैं हमारे लिए, और उनको बिहारी बाबू का नाम भी हमारे स्वर्गीय पिता श्री भागवत झा आजाद जी ने दिया था। और मैंने सदैव देखा है कि वो बात कभी भी करते हैं तो बड़े ही नाप तोल के करीने ढंग से करते हैं। सकारात्मक आलोचना वेलकम होना चाहिए, उसका स्वागत होना चाहिए। नकारात्मक आलोचना तो कोई भी कर सकता है, किसी को कह देना ये बेकार है, लेकिन जहां सोच सकारात्मक हो और आलोचना में नेगेटिविटी नहीं हो, पॉजिटिविटी हो, तो उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। पर ये कैसे हो सकता है कि जो वो कर रहे हैं वो सकारात्मक है और जो आप कर रहे हो नकारात्मक है? अब ये आप अपने आप सोचिए कि कैसे नकारात्मक है। नहीं, अब कुछ तो आप इस बारे में बताइए, मतलब हम अब डिप्लोमेटिकली करेक्ट रहने की शायद अब जरूरत नहीं है। नहीं, हम काहे डिप्लोमेटिक रहेंगे साहब जी। हमको लगता है कि हमने डीडीसी के भ्रष्टाचार को उजागर किया, उससे संभवतः मेरे नेता नाराज हो गए, लेकिन जब डीडीसीए के मामले को इन्होंने मुझे नोटिस में दिया नहीं, शो कॉज में नहीं पूछा,
तो मैं उस विषय को कैसे मान लूं कि उन्हीं के कारण से रहा होगा। तो फिर क्या कारण रहा आपके हिसाब से? क्या कारण रहा होगा? अब ये तो प्रश्न आप मुझसे तो ऐसे आपको पूछ रहे कुछ तो हैं। बताया गया होगा कि ये कारण रहा। आपको क्या लगता है? नहीं, अब मैं आपसे प्रश्न मैं पूछता हूं। मैं आपको क्या लगता है? मैं अपने दर्शकों की तरफ से आपसे प्रश्न पूछ। नहीं, दर्शक तो मेरे, जनता तो जनार्दन है। मुझे प्रसन्नता है कि मिथिला का रहने वाला हूँ, बिहार का भाग हूँ। तो वही जनता जानना चाहती है कि क्यों आपको पार्टी से इस तरह से। मुझे प्यार तो करती है ना, बिल्कुल तो करती प्यार है, करते हैं ना। बिल्कुल। मेरे इस भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम में मेरे साथ में है ना, तो फिर मुझे क्या है? चलिए किस आगे बात का डर है? आगे की राह के बारे में बात करते हैं। आगे काम करते रहेंगे, पार्टी के सदस्य हूँ। अगर सस्पेंशन जल्दी से जल्दी हटना चाहिए, क्योंकि अभी तक पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटी के बारे में मुझे पता नहीं लगा, कब मैंने कहा, क्या कहा, किसको कहा। तो आप तो अभी मुझे भी लगता है कि वो सस्पेंशन हटेगा, वापस पार्टी में जाऊंगा। आप डटे हुए हैं, एक सिपाही की तरह, एक सैनिक की तरह, और पार्टी के लिए ही आगे काम करते रहे। बिल्कुल करते रहेंगे। तो आप कह रहे हैं- हमें एक्सपेल करना तो बात अलग है, लेकिन एक्सपेल किस बिना पर करेंगे? तो आप कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं अभी, और आपने पार्टी को नहीं छोड़ा है, पार्टी ने आपको बर्खास्त। आप देखिए, पार्टी तो बहुत बड़ी होती है। समुद्र में तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। पार्टी एक घड़ा है, एक समुद्र है, उसमें हम लोग बूंदे हैं उसकी। तो एक आध बूंद फेंक भी देंगे तो पार्टी को क्या फर्क पड़ता है? तो कोई और पार्टी ज्वाइन करने के बारे में अभी कोई ऐसी? जब मैं एक्सपेल हूंगा तब सोचूंगा। अभी मुझे क्या सोचने की, जब मैं एक्सपेल्ड ही नहीं हूं, सस्पेंडेड हूं। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि मेरा केस आर पार करे। बहुत दिन तक इस पे लटका। हाँ, बहुत दिन पर नहीं लटकना अच्छा नहीं है। फिर जरूर डिक्टेटरशिप की बात आती है। यहां पे डिक्टेटरशिप लगता है कि आपने कि सस्पेंड कर दिया अपनी मर्जी से, अब आपने सस्पेंड किया है, या तो मुझे कारण बता दो। आपने मुझे कारण बताओ नोटिस भेजा, मैंने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया कि मुझे आप बताइए कि मैंने कहां पार्टी के खिलाफ में बात की। तो अब उचित यही होगा कि वो मुझे बताएं, और फिर उसके बाद मुझे एक्सपेल कर दे जहां मैं गलत हूं। गलत होगा फिर आप सोचेंगे किस पार्टी को ज्वाइन नहीं, करें? मैं गलत होगा तो माफी मांगो। देखिए साहब, मैं आपके पास से जाऊंगा ना, तो मुझे आगे नहीं मालूम मैं क्या करूंगा। मैं उस वक्त के लिए, उस लम्हे के लिए जीता हूं, उस लम्हे के लिए जीता हूं, रोज के लिए जीता हूं। कल होगा ना, जगूंगा सुबह, तो उस दिन के लिए जीऊंगा। आगे हमने नहीं सोचा है। किसी ने सोचा था कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में? आई ना। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कीर्ति झा आजाद के बिहार में रोल के बारे में। ट्रेन में छेड़खानी मामले में जोकीहाट से जेडीयू विधायक सरफराज आलम को निलंबित कर दिया गया है। जेडीयू की बैठक में यह फैसला लिया गया। आपको बता दें कि छेड़खानी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इस मामले में पटना जीआरपी थाना में भी सरफराज आलम से पूछताछ की गई। बड़े टैक्स के विरोध पर कारोबारियों को सीएम की दो टूक जवाब मिला है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि आपको जो करना है कीजिए, बड़ा टैक्स वापस नहीं लिया जाएगा क्योंकि आसमान से पैसे नहीं बरसते। ऐसा कहीं होता है खाली रिलीफ ही मिलता है, और सब रिलीफ देंगे तो आसमान से पैसा बरसेगा, जैसे पानी बरसता है। ऐसा कहीं होता है खाली रिलीफ ही मिलता है, और सब रिलीफ देंगे तो आसमान से पैसा बरसेगा, जैसे पानी बरसता है। दवा व्यवसाय के काले धंधे पर नकेल कसने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। दोषियों को सजा दिलाने के लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने स्वास्थ्य विभाग को स्पेशल कोर्ट के गठन का प्रस्ताव भेजा है। यहां से स्वीकृति मिलने के बाद प्रस्ताव को लॉ डिपार्टमेंट के पास भेजा जाएगा। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के पास परामर्श रिपोर्ट भेजने की तैयारी में है। पीएमसीएच में मारपीट करने वाले जूनियर डॉक्टरों पर कॉलेज प्रशासन सख्त रुख अपना रही है। मारपीट करने वाले डॉक्टर के सर्टिफिकेट पर प्रशासन ने मार्किंग करने का फैसला लिया है। पटना में हुए ज्वेलर मर्डर केस मामले में पुलिस ने आरोपी कर्मू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि कर्मू ने ही कारोबारी रविकांत को गोली मारी थी। 16 जनवरी को राजापुर पुल इलाके में सुबह करीब 10 बजे कारोबारी के दुकान में घुसकर गोली मार दी गई थी। इस मामले में 9 आरोपियों को पुलिस जेल भेज चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी दुर्गेश शर्मा अभी भी गिरफ्त से बाहर है। परिजनों के मुताबिक आरोपी दुर्गेश शर्मा कारोबारी रविकांत से 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग कर रहा था। रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने गोली मार दी। उम्मीदों की जमीन पर कैसे बने ख्वाबों का महल, हसरतों की दीवार के बीच सुकून से बीते आने वाला कल। देखिए प्रॉपर्टी स्टिक सिर्फ जी पुरवैया पर।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं हम वास्तु विहार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कैसी लग रही है? लवली। वन सेकेंड। बेटर। हस्बैंड्स जब जेलस होते हैं तो कितने क्यूट लगते हैं ना। रोज सुबह हल्के गर्म पानी में 1 चम्मच डाबर हनी। आप रहेंगे फिट और हस्बैंड्स जेलस। फीलिंग बेटर? Dabur Honey is ranked #1 in purity by Consumer Voice. शुरू हो चुका हिंदुस्तान के कोने कोने से देश का स्वाद आप तक पहुंचाने का सफर एक बार फिर। कुछ नए शहर में जाएंगे, कुछ नए जायके चखेंगे और कुछ नए ट्रेडिशंस देखेंगे जी। देश का स्वाद एक ऐसा सफर है जहां ना कि मैं सिर्फ स्वाद चखता हूं, बट मुझे कई प्रकार के लोग देखने मिलते हैं। मैं तो निकल पड़ा हूं स्वाद चखने, मजे लेने और आपको नजारे दिखाने। और जी गड्डी चांदी चलागा मार दी। पेश है आपका सबसे पसंदीदा शो टाटा सॉल्ट एंड टाटा संपन्न प्रेजेंट्स देश का स्वाद सीजन 2। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बातों बातों में। हम बात कर रहे हैं बीजेपी से बर्खास्त नेता कीर्ति झा आजाद से। जब आपके बारे में ये सब बातें आई तो सबसे पहले सुशील मोदी जी झंडा लेके खड़े हो गए और उन्होंने सीधे सीधे आपकी खिलाफत करी। ऐसा मैं क्या? सुशील जी बहुत इज्जत करता हूं, उन्होंने कह दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। संभव तो वो समझे नहीं, उनके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे उनसे किसी प्रकार का कोई गिला नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ऐसा क्या कि अचानक से जैसी ये बात उठी तो वो सीधे आपके खिलाफ झंडा लेके खड़े हो गए? अब खड़े हो गया, बड़े हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं, करता रहूंगा। कुछ गिले शिकवे थे क्या? नहीं, हमको कोई गिले शिकवे नहीं। उनके पास होंगे तो वो आप उनसे पूछेगा। मुझे कोई गिले शिकवे नहीं है। मेरा अगर गिला शिकवा है तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, उसके विरुद्ध लड़ूंगा। उनको शायद संभवतः पूरे केस का मालूम नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। अगर उन्होंने मुझसे पूछा होता तो वो भी मेरे समर्थन में भ्रष्टाचार जो डीडीसी में हुआ है मेरे साथ रहते। चुनाव के दौरान आप प्रचार नहीं किया, तो आपने चुनाव प्रचार क्यों नहीं किया, लोग जानना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं ना, मैंने कहा नहीं किया। आप मुझे बताइए, पूरे बिहार में लोग 40,000, 50,000, 60,000 से हारे। लेकिन आपसे बहुत उम्मीद थी पार्टी को, पार्टी चाहती थी कि आप पूरे बिहार में चुनाव प्रचार। अरे भाई साहब, मेरे पास अपने जिले में गाड़ी घुमाने के लिए मेरे पास कागज नहीं था। मेरे को विधानसभा मुझे परमिशन लेनी पड़ती थी। मैं बिहार जब अपने जिले के लिए नहीं मेरे पास था, मैं बिहार में कहां जाता। मुझे अगर कोई कहेगा तो मैं जाने को तैयार था ना। लास्ट डे आदरणीय राजनाथ जी आए तो उनके हेलीकॉप्टर में 3 जगह पे घूमा, अन्यथा तो मैं क्षेत्र में था। हार के कारण पे बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा कारण क्या रहा और छोटे छोटे कारण क्या रहे आपकी पार्टी के हार के? मेरी सोच ये है कि जो बातें हम नीचे तक हमें ले जानी चाहिए थी वो हम नहीं ले जा सके। जो अच्छे कार्य कर रहे थे, जो हमारी सरकार करना चाहती थी, एक ही साल हमको आए हुए हुआ था। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी की सभाएं बहुत अच्छी हो रही थी, तो उसमें जितने कैंडिडेट थे उन लोगों ने सभा हो गई, हमारे यहाँ 4 लाख की हुई थी, तो कैंडिडेट भी ढीले पड़ गए। अच्छा, काफी इसमें नए कैंडिडेट थे जो पहली बार लड़ रहे थे। ये पहले चुनाव कभी लड़े नहीं थे, क्योंकि पिछली बार जब हम लड़े थे तो अलायंस में थे, हमने 100 सीटें लड़ी थी, अब की 163 सीटें लड़ी थी। तो बहुत सबको उतना मालूम भी नहीं था, और जब वो आए उन्होंने देखा, अरे वाह क्या मीटिंग में हम तो जीत गए। तो जो अंत तक जाकर के उनको मेहनत करनी चाहिए थी, सो मैंने भी कही थी उनसे कि अंत तक आप जाइए। और दूसरा, दुर्भाग्यवश जातीय समीकरण गड़बड़ हो गया और एक बात बाहरी और बिहारी वाली हो गई, तो वो सारी चीजें नीचे तक में गई। आपने कहा जातीय समीकरण गड़बड़ा गए। हमने सुशील मोदी जी से इसी कार्यक्रम में एक सवाल पूछा था कि आपकी पार्टी के सभी लगभग बड़े नेता बिहार में पिछड़ी जाति से थे, फिर क्यों ये जातीय समीकरण गड़बड़ा गए? यह तो कहना कठिन है जी। ये तो हवा की बात होती है, लोग चलाने वाले जानते हैं।
कुछ लोग तो बड़े क्या उस लीडरशिप, भाषण देने में बड़े अच्छे होते हैं। आप मानते हैं कि जो वो लीडरशिप है वो भाषण दे रही है और ग्राउंड पे काम नहीं कर पा रही है? देखिए, बहुत कुछ निर्भर करता है आपके कार्यकर्ता पर, बहुत कुछ निर्भर करता है जो चुनाव लड़ रहा है उस पर। अब जैसा मैंने आपको बताया कि लोकसभा में हम जीते, अच्छी तरह से जीते। आप तब ये देखिए कि उस समय लालू जी और नीतीश जी अलग थे, कांग्रेस भी अलग थी। उन वोट्स को आप इकट्ठा कर लीजिए तो आप देखिएगा लोकसभा की सीटें जीते हुए थे। कुछ चीजें होती हैं जिसको कि स्वीकार करना चाहिए। अगर आप सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे तो अंततः आपको मार खानी पड़ेगी, इसलिए सत्य को स्वीकारना आवश्यक है। और मेरे मन में उस समय यह बात थी, जिस समय चुनाव होने वाला था, कि पता नहीं हम अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन जहां जहां मैं मोदी जी के कार्यक्रम देख रहा था, नरेंद्र मोदी जी के सीनियर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो वहां पर जिस तरह से भीड़ आ रही थी, लोगों में उत्साह था, उससे मुझे भी पूरा भरोसा था कि मेरी सरकार बनेगी, लेकिन हो न सका। एक और जो आपके ऊपर आप ही की पार्टी के लोग कुछ कहते हैं दबी जुबान में कि आपने शायद कैंपेन इसलिए नहीं किया क्योंकि आपकी वाइफ को टिकट नहीं दिया गया। तो वो तो यहाँ से कभी मांगती भी नहीं थी, वो तो दिल्ली से मांगती है। नहीं, जो भी था, नहीं, कभी नहीं, आज तक तो नहीं मांगा। और वो दिल्ली से करती हैं। मेरे से तो कहा भी यहाँ लोगों ने कि भाभी जी को लड़ा दीजिए। धन सिंह रावत जी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा भाभी जी को लड़वा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं तो अपने बेटे को लड़वा दीजिए। मैंने कहा मेरे पिताजी 1988 की मुझे याद है, जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे बिहार में, तो राजीव जी ने उस समय कहा था कि अब आप बिहार में आ गए हैं, आपकी सीट खाली हो गई, मैं कीर्ति को मिनिस्टर ले लेता हूँ, स्टेट मिनिस्टर, और आप बिहार देखिए, वो आपकी लेगेसी चलाएगा। तो मेरे पिताजी ने कहा था कि मैं जब तक मर नहीं जाता या सेवानिवृत्त नहीं होता राजनीति से, मेरा बेटा नहीं लड़ेगा। तो बाप पर पूत परमपद घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़म थोड़ा। तो यह जो भी अफवाह फैलाता है, देखिए अफवाह फैलाने को तो बहुत लोग कहते हैं कि कीर्तिदास चुप हो गया, कीर्तिदास फलाना हो गया। लोग दिल्ली मेरे बारे में अफवाह उड़ाते हैं, कौन से कहाँ अफवाह उड़ाता है। अंग्रेजी में कहावत है, योर पॉपुलैरिटी इज नोन बाय द नंबर ऑफ क्रिटिक्स यू हैव, मोर द मेरियर। और जब बड़े बड़े नेता ऐसा सोचते हैं तो फिर तो यह समझ में है कि लोगों के जरूर आंखों में खटकता हूं मैं। तो यह तो मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है जब इस प्रकार से लोग बातें करते हैं। आपके पिताजी भगवत झा आजाद साहब और आपके, अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, आप दोनों के कंट्रीब्यूशन को हम जानना चाहेंगे। मेरे पिताजी एक तो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो आए, फिर आप देखते हैं 3 उन्होंने माफियाओं को पकड़ा। गरेवान से पकड़ा तो कांग्रेसी घबरा गई, उनको निकाल दिया उन्होंने। एक तो कोल माफिया था, बिस्कोमान माफिया था, एजुकेशन माफिया। तो एक ईमानदारी हम लोग के खून में है। यहाँ से आज तक बीजेपी जीती नहीं थी, 52 से इतिहास से कोई दोबारा नहीं जीता। चाहे पंडित विनोदानंद झा जी रहे हों, आदरणीय ललित बाबू रहे हों, हरिनाथ मिश्रा जी रहे हों, सुरेंद्र झा सुमन रहे हों, शकीलुर रहमान साहब रहे हों, विजय मिश्रा जी रहे हों, तो कोई 2 बार नहीं जीता। लेकिन मुझे यहाँ लोगों ने 3 बार अवसर दिया। क्रिकेट छोड़ने के बाद जो मेरे 22 साल रहे, उसमें 6 साल दिल्ली, 16 साल वापस, तो मेरी तो घर वापसी हुई है। चलिए क्रिकेट की बात कर लेते हैं। आपने जो क्रिकेट की आपकी लाइफ रही है, तो हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि अब आपको लोग ज्यादा एक राजनेता के तौर पे जानते हैं बजाय एक क्रिकेटर के। नहीं, मैं हृदय से एक खिलाड़ी हूँ, स्वेच्छा से राजनीति में आया हूँ। मैं देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेला हूँ, सच्चाई से जीना चाहता हूँ, ईमानदारी से रहना चाहता हूँ। आप सब कुछ मान के, ऐसा लगता है आप मान के चलते हैं, लोगों को पता है, वरना मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये क्यों? मतलब आप देखिए, प्रश्न तो सही पूछ रहे हैं लेकिन गलत आदमी से पूछ रहे हैं। तो ये सब चलता है साहब। मैं देखिए 10 साल तक पॉलिटिकली सफर किया, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सोना तपने के बाद ही कुंदन होता है, और कुंदन का 1% भी बन जाओ ना तो बहुत प्रसन्नता होगी। बिहार में आजकल आप देखिए, आए दिन आपको अपराध की जो घटनाएं हैं वो लगातार आप सुन रहे होंगे, हर जगह हर क्षेत्र में बढ़ रही हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं, और क्या आप इसको कहीं ना कहीं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर मानते हैं? मेरा ये मानना होगा कि कुछ बदलाव लाने जरूरी है। कानून व्यवस्था में सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि जो स्वच्छंद रूप से आज से मुझे याद है 5-6 साल पहले तक हम लोग चलते थे, वह नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन नीतीश जी एक अच्छे एबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अच्छे प्रशासक हैं, और राजनीतिक रूप से चाहे हमारी कितनी भी लड़ाई होती रहे, हम मंच पर से बैठकर कुछ भी बोलते हैं। लेकिन आप मानते हैं वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके बावजूद लॉ एंड ऑर्डर की हालत ये है, फिर भी वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की गिनती में आएंगे? देखिए, अभी सिचुएशन उनका जो नया गठबंधन बना है, मुझे लगता है शायद उसी के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर में, कहीं ना कहीं किसी नहीं, प्रेशर कोई व्यक्ति तो नहीं करवाता। अब कोई लालू जी बैठ करके बदमाशी करवाते हो तो वो मैंने नहीं कहा, नहीं, आपने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ
कि वो बैठ कर ये कराते हों, ऐसी सिचुएशन नहीं है। अब तो उनके दोनों बेटे मंत्री हैं और नौजवान हैं, उनका भविष्य भी आगे है। और जिस प्रकार से आजकल सोशल मीडिया सामने आ गया है, उसको देख करके तो आजकल तो आप एक बटन दबाइए, पूरा चिट्टा पट्टा पूरा चिट्टा पट्टा आ जाता है। तो उसको लेकर के भी बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है। लेकिन जब तक वो थाने में बैठे हुए पुलिस नहीं है या चौकी में बैठा हुआ पुलिस नहीं है, तो उसका डर नहीं होगा ना। तो आप कितने भी बढ़िया होंगे, आप फेल होंगे, चाहे हम कितने अच्छे प्रशासक हों। तो एक जब तक कि उस व्यवस्था में बैठा हुआ कप्तान का डर नहीं होगा ना। लेकिन अभी आप देखिए, अभी हाल क्या है, अभी जो हमारे कप्तान हैं उनकी एक उम्र निर्धारित की गई थी कि वो युवा और वो जवान होने चाहिए। अभी बिहार की हालत हमने हाल ही में एक खबर करी थी कि बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो आईपीएस, डायरेक्ट आईपीएस के हैं जो कप्तान लगे हैं, जिनमें कि वो मतलब वो जज्बा होना चाहिए कप्तान में, वो है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब ये एडमिनिस्ट्रेशन की कमी नहीं है, ये नीतीश कुमार जी की प्लेसमेंट की कमी नहीं है? देखिए, यह तो डिपेंड करता है कि होम मिनिस्टर किसको कहां लगाते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, शेर शेर होता है, बुढ़ा कभी नहीं होता। मर जाएगा, घास नहीं खाएगा, लेकिन घास खाने वाले बहुत हैं। समस्या ये है कि दूसरों की घास खा लो, नहीं है तो मुंह मार लो। वह स्थिति नहीं होनी चाहिए। और जनरली क्या होता है, आपको एक चीज और बता दूं, जो प्रोमोटीज होते हैं, प्रोमोटीज को लिखाई पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से आती है, उसको लूपहोल मालूम होता है। जब वो अनुसंधान करता है, उसको पता है कहां क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। आईपीएस है वो डायरेक्टली ऊपर से आता है, 1 साल प्रोबेशन में रहा और सीधा बन गया डीएसपी, एसपी या सिटी एसपी। तो उसको वो समझने मुश्किल लगता है। जो नीचे से आ रहे हैं, यदि वही काम अनुसंधान सही ढंग से कर देना, तो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कीर्ति आजाद साहब, धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। तो ये थे कीर्ति झा आजाद साहब, जिन्होंने बहुत कुछ कहा लेकिन बहुत कुछ शायद नहीं कहा। इंतजार करेंगे, इनसे एक बार फिर इंटरव्यू करेंगे और आप लोगों को जो बातें इन्होंने अभी नहीं बताई हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी मीडिया।